यूरोपीय देशों का एक छोटा समूह भारत के साथ जल्द ही एक व्यापार समझौते को अमली जामा पहना सकता है। इस समझौते के तहत ये देश भारत में अगले 15 साल के दौरान 100 अरब डॉलर का निवेश करेंगे। इस रकम से भारत में 10 लाख नई नौकरियां पैदा होने का अनुमान। डेफिनेटली इंडिया विल कम्पीट करेगा चाइना के साथ, और अभी भी कर रहा है। आप देख लीजिए, इंडिया इज़ ए वेरी ग्रोइंग कंट्री इन टेक्नोलॉजी, इन IT, और उनकी बहुत सी प्रोडक्ट वो खुद बना रहे हैं, हम तो कुछ भी नहीं बना रहे। और चाइना को वो कम्पीट करेगा, लेकिन आपको पता है पाकिस्तान में चीट ज़्यादा करते हैं, इंडिया वाले चीट नहीं करते। आपको आपके जो मनी है वो उसको सेफ रखते हैं। वो बैचलर्स की डिग्री लेके बाहर जाते हैं, बट फिर भी गार्ड्स हैं। अच्छा, यहाँ से बैचलर की डिग्री लेके बाहर जाते हैं, कोई गार्ड, कोई पेट्रोल पंप पे काम कर रहा है, कोई टैक्सी चला रहा है, और दूसरी साइड पे इंडियन भी आपके वहाँ पे देखने को मिले होंगे ना। इंडियन डेफिनेटली, जो इंडियंस हैं वो सपोर्ट करते हैं इंडियंस को, ठीक है। क्यों सपोर्ट करते हैं? क्योंकि पाकिस्तानी एक वक्त तक वहाँ काम कर सकता है, तो अच्छा। हाँ, और उसके बाद उसको एक बहुत बुरी निगाह से इन्वेस्टमेंट अच्छी करते हैं, आपको उसकी अर्निंग अच्छी देते हैं। इंडिया को देख लें, कब हमारे साथ आज़ाद हो रहे हैं, तो उनकी करेंसी की वैल्यू देखें, हमारी देखें, वहाँ पे तरक्की देखें। जब बाहर से इन्वेस्टमेंट आती है तो आपको पता है कि उस कंट्री की करेंसी मुस्तहकम होती है, आपके ज़र मुबादला के ज़ख़ायर आपका खुद ब खुद जब बाहर से डॉलर आना शुरू हो जाते हैं तो वो कंट्री अपने कदमों पे खड़ा हो जाता है। तो अगर हम टेक्नोलॉजी की बात करें, हम तो इंडिया के साथ दूर दूर तक कम्पीट नहीं कर सकते। यूरोपीय फ्री ट्रेड एसोसिएशन यानी कि EFTA में नॉर्वे, आयरलैंड, लिechtenstein और स्विट्जरलैंड जैसे देश शामिल। अभी इस समझौते को लेकर भारत और EFTA के बीच बातचीत का आखिरी दौर चल रहा है। इस समझौते के होने के बाद मौजूदा और नए मैन्युफैक्चरिंग प्रोजेक्ट्स में निवेश किया जाएगा। हाय दोस्तों, आपका स्वागत है एक और नए वीडियो में। दोस्तों, भारत में कुछ यूरोपीय देश के ग्रुप ने $100 बिलियन के इन्वेस्टमेंट करने जा रही है। जी हाँ दोस्तों, इस समझौते के तहत ये देश भारत में अगले 15 साल के दौरान $100 बिलियन निवेश करेंगे। इस रकम में भारत में 10 लाख नौकरियां पैदा होगी। दोस्तों, यूरोपीय फ्री ट्रेड एसोसिएशन यानी EFTA में नॉर्वे, आइसलैंड, स्विट्जरलैंड जैसे देश शामिल हैं। दोस्तों, अभी इस समझौते को लेकर भारत में EFTA के बीच बातचीत की आखिरी दौर चल रही है। दोस्तों, इस समझौते के होने के बाद मौजूदा और नए मैन्युफैक्चरिंग प्रोजेक्ट में निवेश किया जाएगा। EFTA की तहत ये निवेश सरकारी संगठन या और कारोबारी समूह करेंगे। दोस्तों, यूरोप में ये देश इस निवेश की मदद से दुनिया की सबसे बड़ी आबादी वाली देश में अपनी व्यापार पहुंच को आसान बनाकर बढ़ाएंगे। दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं इस पाकिस्तानी मीडिया क्या रिएक्शन आता है। उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। अगर इम्पोर्ट हम करते हैं तो उसमें भी लोकल आएगा, तो ऐसे थोड़ा हमारी कंट्री चलेगी, ऐसे तो फेगली कंट्री चलेगी। तो इस वजह से हमारे भाई इतना नाम नहीं है। और पाकिस्तान में तो ज़्यादातर तो बाहर की चीज़ें जो आती हैं तो उन लोगों को कहते हैं कि ये बाहर से आई है तो इसको हमें यूज़ करना चाहिए। अपनी चीज़ों को तो अपने पाकिस्तानी लोग यूज़ नहीं करते हैं। सही है, बिल्कुल सही कहा आपने। हमारा खुद का ट्रस्ट डेवलप नहीं है अपने कंट्री की, जो हम बहुत कम ऐसे मैन्युफैक्चर। इंसानियत सबसे पहला होता है या मजहब? पहले मजहब होता है। ह्यूमैनिटी फर्स्ट नहीं है? वो क्या होता है? मतलब मैं कह रही हूँ कि इंसानियत को अहमियत देनी चाहिए या फिर मजहब को देनी चाहिए? पहले मजहब को देनी चाहिए, फिर इंसानियत को। अच्छा, मजहब को इतनी अहमियत क्यों देनी चाहिए? कि पहले मुसलमान बनेंगे तो ही इंसानियत करेंगे ना। उधर से इंडिया से आए हैं, वो हिंदू हैं, लेकिन वो आके मुसलमानों के साथ बैठ रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, लेकिन वो अपना प्यार बढ़ा रहे हैं। हम हो गए उनसे दूर हो रहे हैं, अपने मुसलमान भाइयों से। हाँ, ये बात की कि हम मुसलमान भाइयों से दूर हो रहे हैं। पाकिस्तान एक सोने की चिड़िया है। ऑल वर्ल्ड देखें, जितने भी आप मुल्क में देखें, चिड़िया थी, अब तो कंगाल कर दिया ना। बात सुने ना, जितने भी मुल्क हैं, अगर तमाम मुल्क से अगर मुसलमान निकाल दिए जाए ना, वो मेरा भाई बात कर रहा था, ये मुस्लिम नहीं मुसली हैं। नहीं, इंडिया भी है, लेकिन उनकी जो मतलब कि इंडिया के साथ ताल्लुकात अच्छे हैं बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से और हर तरफ से, तो वो इंडिया को ज़रा ज़्यादा सपोर्ट करेंगे। पाकिस्तान ने इतनी तरक्की कैसे कर ली? 1947 से ही दोनों कंट्रीज ने शुरुआत की। बस हमारे हुक्मरानों ने लूटा है ना लूटते तो कर लेते तरक्की। उन्होंने कर ली, उनको लीडर मिल गए, हमें अच्छे नहीं मिले। अगर इंडियन और पाकिस्तानी दोनों सऊदी अरब जाते हैं तो आपको क्या लगता है, जो वो पहले पाकिस्तानी को देंगे कि इंडियंस को? नहीं, पहले तो इंडियन को ही देंगे। वो जब देखेंगे पाकिस्तानी है तो वो नहीं देंगे उसे पहले जॉब। क्यों? आपने भी कहा कि इंडियंस को देंगे, क्यों? वो पाकिस्तान को अच्छा ही नहीं समझते। क्यों नहीं अच्छा नहीं समझे? क्यों नहीं समझे? वो जाते हैं इधर से जाते हैं हज उमरा करने, ठीक है, उधर जाके भीख मांगते हैं। ये उनकी जो सी है, ये गलत बात है। ये लोग मरकर कब्रिस्तान में चले जाते हैं। एक अच्छा इंसान, एक मरा हुआ इंसान लोगों के दिलों में चला जाता है। इसलिए हर दुनिया में
हुकूमतें आएंगी, मुसलमान भी आएंगे, इसलिए सब कुछ होगा। एक दफ़ा दीन इस्लाम आएगा। जो इंडियन है ना, इंडियन है वो किसी के नहीं है। अच्छा, मतलब क्या किसी के नहीं है? काम से काम रखते हैं, क्या करते हैं? काम रखते हैं, उनको पता है कि हम इधर आए हैं, हमने पैसे कमाने और वापस भेजने हैं। क्या बात है, तो ये फार्मूला अच्छा नहीं, आए हैं पैसे कमाएं और जाएं। यही तो बात है ना कि जो पाकिस्तानी जाते हैं ना, वो कोई ना कोई टोटके लगाते हैं। ठीक है ना, नंबर 1 टोटका भीख मांगने का। तो वो भीख मांगने का, अगर देखो ना, अगर आप बाहर की बात कर रहे हैं ना, आप किसी भी इशारे पे जाएं, औरतें, बच्चे, हिजड़े, ठीक है ना, ये मांगने के लिए खड़े हुए हैं। बंदा मिलावट में है, कोई भी चीज़ है खालिस नहीं रही है। ठीक है, दूसरी बात है झूठ हमारे अंदर आम हो गया। इसका इस तरह से है कि आपके फ़र्ज़ करें इलेक्शन हो गए, आप पूछ रहे हैं इन्वेस्टमेंट क्यों नहीं आती। जब आपकी प्रोडक्शन इस कदर महंगी हो जाएगी, आपके बिजली इस कदर एक्सपेंसिव है, आपके पास एक्सपीरियंस लेबर फोर्स नहीं है, आपका जो मुल्क के अंदर लोग हैं वो इन्वेस्ट करने को तैयार नहीं है, तो बाहर से कैसे कोई आएगा। तो जब ये तमाम चीज़ें रिजॉल्व होंगी, इन चीज़ों का रिजॉल्व इस तरह होगा कि जब आप एक स्टेबल गवर्नमेंट आती है, वो इसके ऊपर लॉन्ग टर्म जो है वो प्लानिंग करती है, जिससे आपके एनर्जी और आप मुख्तलिफ सेक्टर्स को सपोर्ट करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपने पिछले दौर में देखा टेक्सटाइल सेक्टर को हमने सपोर्ट किया। वो किस तरह किया? उनके प्राइस कंपेटिटिव बनाई इंटरनेशनल लिहाज से, जिसमें आपने देखा। जी, मैं आपकी बात को काट रहा हूँ। आपने बोला लास्ट हमने पिछले दौर में टेक्सटाइल सेक्टर को थोड़ा सपोर्ट किया, लेकिन टेक्सटाइल इंडस्ट्री यहाँ से बंद होकर बांग्लादेश जा रही है। हमने कैसा देखिए, इन्वेस्टर को तो जहाँ से पैसा मिलेगा वो वहाँ चला जाएगा, लेकिन अगर यहाँ पर उसकी वो कम्पीट ही नहीं कर सकता, आपने कोटेशंस भेजनी है बाहर और दुनिया से लोग उन्हें उस पर कोट करना है, तो आप कंपेटिटिव ही नहीं होंगे, आपके रेट से उसके मुताबिक नहीं हो सकते। आपको तो एनर्जी उस तरह अवेलेबल नहीं है, आपके मशीन्स उस तरह नहीं है। दूसरे नंबर पे जो मेन बात इन्होंने की है, जिससे मैं थोड़ा सा शॉक हूँ, कि वर्क फोर्स लेबर जब तक किसी भी कंट्री में नहीं होगी, हालांकि पाकिस्तान दुनिया का छठा बड़ा कंट्री है आबादी के लिहाज से, लेकिन यहाँ पे शायद उस तरीके से स्किल लेबर नहीं मौजूद है, जो कि हमें इंडिया में या बांग्लादेश में देखने को मिलती है। स्किल लेबर जो है ना वो डेवलप की जाती है किसी भी सेक्टर के अंदर। अगर फॉर एग्जांपल आपको पहले प्लानिंग होती है आपके पास कि हमने कितने इंजीनियर पैदा करने, कितने टेक्नीशियन पैदा करने, कितने लेबर पैदा करने, और जो इंजीनियर, जो टेक्नीशियन, जो लेबर पैदा हो, उसे पाकिस्तान में रखना भी है। ये ना हो कि वो ब्रेन ड्रेन हो रही है सारे पाकिस्तान से बाहर। जी बिल्कुल नहीं, ब्रेन ड्रेन देखें, ब्रेन ड्रेन जो है वो थोड़ी एक्सपोनेंशियल हुई है इस दफ़ा हमारे मुल्क में, लेकिन हर मुल्क में होती है। थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ में जाते हैं लोग, लेकिन स्टिल आपके पास ऐसी वर्क फोर्स मौजूद होती है। आप ट्रेन करते हैं, फ्रेश लोगों को ट्रेन करते हैं ताकि वो उस इंडस्ट्री की खपत को पूरा कर सकें। तो पूरा सिस्टम, एक चीज़ के ऊपर आप नहीं इसको रिलाई कर सकते, आपको पूरा सिस्टम डेवलप करना पड़ेगा। इस तरह की मुख्तलिफ इंडस्ट्रीज़ जो आप आइडेंटिफाई करते हैं कि ये मेरी टॉप 10 इंडस्ट्रीज़ हैं जिसको मैंने ग्रोथ करनी है। इस तरह आप ले लीजिए ऑटोमोटिव सेक्टर है, तो वो आपका जो ऑटोमोटिव सेक्टर के लिए जो टेक्नीशियंस हैं और जो आपकी टेक्नोलॉजी आपको चाहिए, आप वो इम्पोर्ट करते हैं, वो आप यहाँ लगाते हैं, वो आप लोग उसके लिए ट्रेन करते हैं। तो जब तक आपका वो चीज़ें तमाम की तमाम कंपेटिटिव नहीं होती ग्लोबल मार्केट के साथ, जिनके साथ आप compete करते हैं, आप compete कर रहे हैं चाइना के साथ, आप compete कर रहे हैं इंडिया के साथ, आप बांग्लादेश के साथ कर रहे हैं, उन सब के साथ जब तक ये competitive नहीं होगी, तो आप कोई भी ऑर्डर विन नहीं कर सकते। आना ही नहीं चाहेगा, बल्कि आपके मुल्क के इन्वेस्टर इस पर इन्वॉल्व नहीं होंगे। बाहर कैसे आपने बोला जैसे बांग्लादेश की, चाइना की, या खास तौर पे अगर इंडिया की बात करें, कैसे वहाँ पे लेबर वर्क के ऊपर काम किया जा रहा है, वहाँ पे जो है वो स्किल्ड लेबर के ऊपर काम किया जा रहा है, क्यों वहाँ पे इन्वेस्टर क्यों आ रहे हैं आपके ख्याल से? क्या सिर्फ ये वजह है कि वो मार्केट बड़ी है, क्या सिर्फ ये वजह है कि उनकी आबादी ज़्यादा है, या उसके ऊपर ट्रस्ट इशू भी आ जाता है, पोलिटिकल स्टेबिलिटी भी आ जाती है, क्या ये भी चीज़ें? जिन्हें मेनली देखें, सारा कुछ तो ना पॉलिटिकल स्टेबिलिटी ड्राइव करती है, फिर उसके बाद आपकी कितनी पॉलिसीज़ अच्छी हैं वो आपको ड्राइव करते हैं कि आपकी पॉलिसी ऐसी हैं कि वो उस तरह। इंडिया ने सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री के ऊपर फोकस किया, बांग्लादेश ने रेडीमेड गारमेंट्स के ऊपर फोकस किया। अब वो जितना भी उनका वर्क फोर्स है वो सारा का सारा वो उस तरह उन्होंने डेवलप किया है, जिसकी वजह से वो सारा कुछ आना शुरू हुआ। जब वो आपके पास बहुत ज़्यादा आपको पता चले, हमने किसके ऊपर वर्क किया? हमने अपने आप को तबाह करने के ऊपर फोकस किया। सर, आपसे मज़ीद भी बात करूंगा, आप इस हवाले से क्या कहना चाहेंगे? जो सर ने गुफ्तगू की, आप क्या उससे एग्री करते हैं? और सेकेंडली, मैंने उनसे एक सवाल किया, क्या वजह है नेबर कंट्री में क्यों इन्वेस्टमेंट जा रही है? क्या सिर्फ ये वजह है कि उनकी मार्केट बड़ी है, उनकी आबादी ज़्यादा है, तो इसलिए फॉरेन इन्वेस्टर वहाँ पे आ रहे हैं, या वहाँ पे कोई